एक सपना। 1955 की बात है। मैं 3 साल इंग्लैंड में रहने के बाद देहरादून लौट चुका था। अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। भारत मेरा देश होगा और मैं एक लेखक बनूंगा। ये कठिन समय था। आंद्रे डाइच प्रकाशन संस्थान द्वारा मेरी पहली किताब द रूम ऑन द रूफ के लिए दी गई 50 पाउंड की पेशगी खत्म हो रही थी और किताब अब भी प्रकाशित नहीं हुई थी। मेरी माँ और सौतेले पिता बाकी परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली चले गए थे। मैं उनके साथ नहीं गया था क्योंकि मैं अपने हिसाब से जीवन जीने की आजादी चाहता था। हालांकि मेरे पास वो आजादी थी और मैं बहुत छोटा था, अब तक 21 का भी नहीं हुआ था, लेकिन भविष्य अनिश्चित था। कभी कभी मैं अकेलापन महसूस करता था और दुविधा में पड़ जाता था कि मैंने सही निर्णय लिया है या नहीं। मैं मुख्य बाजार में स्थित एक छोटी किराने की दुकान के ऊपर बने कमरे में किराए पर रहता था, जिसमें एक छोटी बालकनी थी, लेकिन बिजली नहीं थी और नल का पानी नहीं आता था। मकान मालकिन के जीवन में अपनी समस्याएं थी, जिनमें वो उलझी रहती थी और मुझे लगभग अकेला छोड़ दिया था। लेकिन धोबी के बेटे सीताराम ने मेरे पीछे आना अपना एकमात्र लक्ष्य बना रखा था। मैं जहां भी जाता वो मेरे पीछे हो लेता और मेरी शांति भंग करता रहता। एक सुबह मैंने तय किया कि साइकिल से शहर के बाहर के इलाके में दूर तक घूमने जाऊंगा। मैंने यहाँ सुबह के उगते सूरज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन कभी भी इतनी जल्दी उठ नहीं सका कि इसे देख पाऊं। मैंने सीताराम से कहा कि वह मुझ पर एक उपकार करे और मुझे सुबह 6 बजे उठा दे। उसने मुझे 5 बजे उठा दिया। तब रोशनी हो ही रही थी। जब तक मैंने कपड़े पहने, आकाश का रंग नीले से साफ हल्के बैंगनी रंग में बदल गया था और फिर सूरज अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में चमक उठा। मैंने मकान मालकिन से एक साइकिल उधार ली। ये कभी कभार उसके नौकर द्वारा कुछ विशिष्ट ग्राहकों का सामान पहुंचाने के काम आती थी और रायपुर रोड से नीचे टेढ़े मेढ़े डावाडोल तरीके से साइकिल चलाता हुआ नीचे उतरने लगा, क्योंकि लगभग 5 सालों से मैंने साइकिल नहीं चलाई थी। आजकल देहरादून में बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था और 6 बजे सुबह सड़क सुनसान थी। जल्दी ही मैं शहर के बाहर चाय बागान में पहुंच गया। रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर नाश्ते के लिए रुका और जैसे ही कड़े बन को अपनी चाय में डुबोने वाला था, एक जानी पहचानी परछाई मेरी मेज पर पड़ी और सिर उठाने पर मैंने देखा कि सीताराम मुझे देखकर खीसे निबोर रहा है। मैं भूल गया था कि उसके पास भी साइकिल है। प्रिय दोस्त और जाना पहचाना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या क्रोधित। मेरी साइकिल आपकी साइकिल से तेज है, उसने कहा। ठीक है, फिर ऋषिकेश की ओर बढ़ना जारी रखो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ बने रहने की। वो हंसा। आप इस तरह मुझसे बच नहीं सकते लेखक साहब। आप कहाँ जा रहे हैं? जब मैं साइकिल पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था तब उसने मुझसे पूछा। कहीं भी, मैंने कहा, जितनी दूर तक मेरा जाने का मन करे। आइए मैं आपको वे रास्ते दिखाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। क्या ये मसीहाई शब्द थे? क्या मैं धोबी के बेटे के माध्यम से नए रास्ते और नए अर्थ तलाशने वाला था? रास्ता दिखाओ मेरे जीवन के प्रकाश, मैंने कहा और वह खुशी से मुस्कुराया और इतनी तेजी से साइकिल लेकर निकला कि मुझे उसके साथ गति मिलाने में मुश्किल हो गई। उसने मुख्य रास्ता छोड़ दिया और बांसों के झुरमुट के बीच से निकलता एक उबड़ खाबड़ और धूल भरे रास्ते पर उतर आया। यह एक अच्छा खासा चौड़ा रास्ता था और हम दोनों एक साथ इस पर साइकिल चला पा रहे थे। बांसों के झुरमुट से निकलकर ये रास्ता एक विशाल चाय बागान में पहुंचा और फिर आगे मुड़कर एक छोटी सी नहर के पास जाकर खत्म हुआ। हमने अपनी साइकिलें एक आम के तने से टिकाई। आम पकने शुरू हो गए थे, लेकिन बहुत सारे फल पूरी तरह पकने से पहले ही पक्षियों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। तोतों के एक झुंड ने हमारे ऊपर चक्कर काटा। एक राम चिरैया ने नहर के पानी में डुबकी मारी और एक चमकती हुई मछली के साथ बाहर आई। सीताराम नहर के किनारे घूमने चला गया और मैं वही आम के पेड़ से पीठ टिकाए आराम करने लगा। अचानक एक गहन शांति की अनुभूति ने मुझे घेर लिया। मैं अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह एकाकार महसूस करने लगा था। नहर के पानी की कलकल, पेड़, चिड़िया, धूप की गर्मी, मंद हवा, मेरे पैर के पास घास पर चलता कैटरपिलर, खुद वह घास, उसकी हर पत्ती। मैं अमेरिकन गायक नेल्सन एडी का गाया एक पुराना गीत गाने लगा। जब तुम हताश हो और उदास, अपना सिर उठाओ और चिल्लाओ,
ये एक बढ़िया दिन होने वाला है। जब मैं गा रहा था, मैंने नहर के पास कुछ हरकत देखी। सफेद बबूल के पेड़ों के बीच एक धुंधली सी आकृति मेरी ओर बढ़ रही थी। ये सीताराम नहीं था, ये कोई अजनबी नहीं था, कोई ऐसा जिसे मैं जानता था। हालांकि आकृति धुंधली ही रही, मैंने जल्दी ही अपने पिता का चेहरा और कदकाठी पहचान ली। वो वहां मुस्कुराते हुए खड़े थे और मेरा गीत मेरे होठों में ही गुम हो गया। मैं एक गहन रूहानी शांति से घिर गया था। जैसे ही मैं उठा और उन्हें अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया, वो आकृति गायब हो गई। शायद एक गीत था जो मेरे पिता को कुछ क्षणों के लिए वापस ले आया था। उन्हें गायक नेल्सन एडी हमेशा से पसंद थे और उनके सभी रिकॉर्ड जमा कर रखे थे। अब कहाँ है वे रिकॉर्ड, कहाँ है वो पुराना संगीत? मेरे प्रिय प्रिय पिता, मैं उन्हें कितना प्रेम करता था और सिर्फ 10 साल का था जब वो मुझसे छिन गए। लेकिन अभी उन्होंने मुझे ये संकेत दिया कि वह अब भी मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं। मेरे अंदर आशा का प्रवाह हुआ। तभी पास से पानी में तेज छपाक की आवाज आई और मैंने देखा कि सीताराम पानी में था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने कब अपने कपड़े उतारे और नहर में छलांग लगाई। वह मुझे भी साथ आने के लिए संकेत दे रहा था और एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैंने भी उसका साथ देने का निर्णय लेते हुए बहुत हल्का महसूस किया। कुछ दिन बीते। हर बीतता दिन पहले बीते हुए दिन सा ही महत्वहीन रहा। फिर एक शाम अपने कमरे की सीढ़ियों से ऊपर आते हुए मुझे रात की रानी की खुशबू ने घेर लिया। मैं इस खुशबू से चौंक गया, क्योंकि रात की रानी का पौधा न मेरी बालकनी में था, न ही आसपास कहीं था। बिल्डिंग के सामने एक नीम का पेड़ था और आम का पेड़। उस आम के बागान का बचा हुआ इकलौता वारिस, जिसे शॉपिंग ब्लॉक बनाने के लिए काट कर हटा दिया गया था। आसपास और कोई वनस्पति नहीं थी। होती भी तो वह ट्रैफिक और लोगों की भीड़ झेल नहीं पाती। सिर्फ कुछ गमलों में लगे पौधे दुकानों के आगे और बरामदे पर मौजूद थे। लेकिन फिर भी रात की रानी की खुशबू साफ आ रही थी और तेज होती जा रही थी। आधी सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद मैंने ऊपर देखा और पड़ोस की खिड़की से आती हल्की रोशनी में अपने पिता को सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा पाया। वो मुझे देख रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस दिन नहर के पास देखा था। स्नेह के साथ और उनके होठों पर मुस्कान थी। थोड़ी देर में स्थिर खड़ा रहा, खुशी से स्तब्ध। फिर प्रेम की तरंगों और पुराने दिनों की साथ की यादों से सराबोर हो मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा, वह दृश्य गायब हो गया था और मैं अकेला वहां खड़ा था। रात की रानी की मीठी सुगंध अब भी मेरे साथ थी, लेकिन कोई और नहीं, कोई और आवाज नहीं थी। सुबह से आती ट्रेन के इंजन को दूसरी पटरी पर ले जाने की आवाज के अलावा ये दूसरी बार था जब मैंने अपने पिता को देखा था, या कि उनकी आत्मा को देखा था। मैं नहीं जानता था ये कोई पूर्वाभास था कि वो बस मुझे दोबारा देखना चाहते थे और दो अलग दुनिया की खाई को पाटना चाहते थे। बालकनी में अकेला खड़ा मैं अतीत की यादों से घिरा अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था, जब मेरे पिता मेरे एकमात्र साथी थे। दिल्ली के बाहर रॉयल एयरफोर्स के तंबू में, जब मई और जून की गर्म हवा दिन में चक्कर काटती रहती थी और रात की रानी की भीनी खुशबू रात में तैर रही होती। छोटे शिमला में शाम को घूमने जाते हुए बिशप कॉटन स्कूल के रास्ते पर, और उससे पहले जामनगर सागर तट पर टहलते सीपिया खोजते हुए। मेरे पास अब भी उनमें से एक बचा था, एक नरम गोल सिप जो जरूर पेरिविंकल नामक एक खास घोंगे की प्रजाति का रहा होगा। मैंने उसे कान में लगाया और सागर की गुनगुनाहट सुनी, समुद्र का मायावी संगीत। उस आवाज ने मुझे एक विचित्र बेचैनी से भर दिया, एक अलग जीवन की चाह। मैंने मॉनसून की बारिश की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा में लगे गर्म और नम शहर को कुछ दिनों के लिए विदा कहने का निर्णय लिया। देहरादून से अपने स्वैच्छिक निर्वासन की तीसरी सुबह में नदी के ऊपर एक जीर्ण शीर्ण रास्ते पर बढ़ा, जो बड़े पहाड़ों पर स्थित समाधियों की ओर जाता था। मैं मोक्ष या कोई आत्मा का प्रकाश नहीं तलाश रहा था। मैं बस खुद से और अपनी स्थिति से सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। क्या मुझे देहरादून में रहना चाहिए या फिर ज्यादा संभावनाओं वाली जगह पर जाना चाहिए, दिल्ली या बंबई शायद, या कि मुझे लंदन और अपने थॉमस कुक के ऑफिस की मेज पर लौट जाना चाहिए? एक क्लर्क का जीवन जीने के लिए, या मुझे लगता है मैं अंग्रेजी की ट्यूशन दे सकता हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि हर कोई अंग्रेजी जानता है। पहाड़ी पगडंडी पर अकेले थके कदमों से चलते हुए मुझे मेरा भविष्य बहुत
संभावनाहीन लग रहा था, बहुत संभावनाहीन लग रहा था। तब अगर वास्तव में मेरे लिए कुछ जरूरी था तो वो एक सच्चा साथ था, कोई राजदार जिससे मैं जीवन की छोटी छोटी समस्याएं बांट सकूं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग शादी करते हैं, लेकिन एक दरिद्र लेखक से कौन शादी करता जिसके बैंक में 20 रुपए पड़े हुए थे और उस जगह पर भी कोई संभावना नहीं बची थी जहां से अंग्रेजी खत्म होने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि 30 साल बाद अंग्रेजी फिर से वापस होगी। दिमाग में यह निराशावादी सोच लिए मैं खुद को लकड़ी के एक छोटे पुल के बीच खड़ा पाया जो उस पहाड़ी धारा पर बना था, जो आगे चलकर बड़ी नदी में मिल जाता था। मैं खुद को नीचे पत्थर पर गिरा देने के बारे में नहीं सोच रहा था, इस सोच ने ही मुझे डरा दिया होता। इसके अलावा मैं उस तरह का इंसान था जो जीवन से चिपके रहते हैं, भले ही उसे छोड़ देने का लालच कितना भी बड़ा हो। लेकिन बेख्याली में मैं पुल की लकड़ी की बनी रेलिंग पर झुक गया। लकड़ी सड़ी हुई थी और तुरंत टूट गई। मैं लगभग 30 फीट नीचे गिरा। सौभाग्यवश मैं धारा के बीच में गिरा था जहां पानी काफी गहरा था। मैं किसी पत्थर से नहीं टकराया, लेकिन धारा तेज थी और वह मुझे अपने साथ बहा ले गई। मैं थोड़ा बहुत तैरना जानता था, इसलिए तैरा और धारा के साथ बहने लगा। हालांकि मेरे कपड़े बाधक बन रहे थे, लेकिन आगे मैंने बहुत हलचल देखी और मैं जान गया कि आगे धारा और तेज है। यह शायद एक जलप्रपात। इसका अर्थ होता एक संभावनाशील युवा लेखक का असमय अंत। इसीलिए मैं अपनी दाईं ओर की नदी के किनारे पर पहुंचने की अथक कोशिश करनी शुरू की। मैंने अपना हाथ एक नरम पत्थर पर रख दिया, लेकिन लहरों ने मुझे खींच लिया। फिर मैंने एक सूखे पेड़ के तने को पकड़ा जो धारा में गिर गया होगा। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा था, लेकिन मेरे अंदर खुद को पानी से बाहर खींचने की ताकत नहीं बची थी। डर की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई और मुझे धारा से और संघर्ष व्यर्थ लगने लगा। इससे पहले कि मैं खुद को लहरों के हवाले करने के लिए आंखें मूंदता, किसी चीज ने मुझे सिर घुमाकर देखने के लिए बाध्य किया और मैं अपनी दाईं ओर के घास से भरे किनारे की ओर देखा। मैंने अपने पिता को वहां खड़ा देखा। वो मुझे देखकर फिर से मुस्कुरा रहे थे, एक सौम्य मुस्कान, प्रेम से भरी। मुझे उन तक पहुंचना था। मैंने पेड़ की शाखा को मजबूती से पकड़ा और खूब जोर से हिलाया। हाँ, मैं एक दिलेर लड़का था। मैंने खुद को पानी के बाहर खींचा और पेड़ के तने से चिपटा हुआ फर्न और कोमल घास के ढेर में जा घुसा। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वह दृश्य जा चुका था। हवा जंगली गुलाब और मैग्नोलिया के फूलों की खुशबू से भरी थी। आज उन वर्षों को दोबारा याद करते हुए मैं जानता हूँ कि जो चुनाव मैंने किए थे वे मेरे लिए सही चुनाव थे और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देने एक पुराना प्रिय साथी वापस आया था।